Hello friends, welcome to Knowledge Shower. This is part 3 of our weekly current affairs series for CLAT 2025 entrance examination. और आज की इस वीडियो में हम जून फर्स्ट वीक 8th जून एंड 9th जून के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके की बात करेंगे और ये सारी ही चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल से निकाली हैं और साथ के साथ वर्ड्स ऑफ द वीक की भी बात करेंगे। हमने एक क्विज स्टार्ट की है इंस्टाग्राम चैनल पे, जिससे आपके करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके रिवाइज होते हैं और प्रैक्टिस होती रहे, इसलिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल नॉलेज शावर पे जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम 8th एंड 9th जून के करंट अफेयर्स जो हमने इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू से लिए हैं उस पर बात करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल है आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड। तो आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बदली है और जीडीपी फॉरकास्ट भी बता दिया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। तो एज पर आरबीआई रेपो रेट 6.5% पे ही रहेगी। अब रेपो रेट होती क्या है? देखिए, रेपो रेट ये वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, मान लीजिए रिजर्व बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है। रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, वो होती है रेपो रेट। और जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से आरबीआई पैसा लेता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। सो सिंपल सी चीज़ है। अब आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इंडिया की जीडीपी भी प्रोडिक्ट कर दी है और एज पर आरबीआई इंडिया की जीडीपी 7.2% से ग्रो करने वाली है इन फाइनेंशियल ईयर 25। इसके साथ साथ आरबीआई ने अभी इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया है, दैट इज़ 2.1 लाख करोड़ का। आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है 2023 में। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय जो गवर्नर बने थे वो सीडी देशमुख थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आरबीआई ये स्टैब्लिश हुआ है अप्रैल 1, 1935 को इन अकॉर्डेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आज के समय आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओनली प्राइम मिनिस्टर जो आरबीआई गवर्नर भी थे उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आरबीआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। पूछा जा सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन सी एजेंसी निकालती है, तो नाम है उसका आरबीआई। इसके साथ साथ जब मैं प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट की बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, तो मूडी उसने भारत की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 6.6% बताई है और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी भारत 6.6% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगा इन फाइनेंशियल ईयर 25। वर्ल्ड बैंक, इसके प्रेसिडेंट है अजय बांगा जो 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, और आईएमएफ के हिसाब से भारत 6.8% के हिसाब से ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में। आईएमएफ की एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। वेरी इंपॉर्टेंट। Now coming to our next article, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोबारा से शपथ लेंगे अपने थर्ड टर्म की। तो यहाँ पे कई सारे फॉरेन गेस्ट्स बुलाए गए हैं। तो कौन कौन से फॉरेन गेस्ट आने वाले हैं प्रधानमंत्री के थर्ड टर्म की इन सेरेमनी में 2024 में? तो देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आएंगी, श्रीलंका प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोग्बे एंड नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पीके दहल प्रचंड और मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मीजू आएंगे। अब जब हम बात करते हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी की, तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने सार्क नेशंस को इनविटेशन भेजा था, सार्क नेशंस के चीफ को। सार्क नेशन के चीफ की अगर मैं बात करूं तो उस समय पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ भी आए थे। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। 2019 में जब उन्होंने स्वेर इन सेरेमनी की थी तो उन्होंने बिम्स्टेक को न्योता भेजा था, बिम्स्टेक के जितने भी चीफ थे। बिम्स्टेक इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। अगर मैं इन देशों की करेंसी की बात करूं जो भारत में आ रहे हैं, तो बांग्लादेश की करेंसी है टका, श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी, भूटान की भूटानीज नगलट्रम, उसके बाद नेपाल की नेपालीज रुपी और मालदीव्स की है मालदीवियन रुफिया, इट्स रुफिया एफ। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब एक आर्टिकल है रिलेटेड टू ईवाई ऑनर जो मिला है वेलियन सुभैया को। तो वेलियन सुभैया को
EY ऑनर मिला है, EY एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर का अवार्ड, जिसे पहले अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बोला जाता था। ये एक एनुअल अवार्ड है जो एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है और ये फाउंड हुआ था 1986 में इन मिलवॉकी, और ये अप्रॉक्सीमेटली 60 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड ये अवार्ड दिया जाता है। अभी तक 4 इंडियन ही अवार्ड जीते हैं, जिसमें से पहले थे नारायण मूर्ति जिन्हें 2003 में अवार्ड मिला था, 2014 में उदय कोटक जीते थे, 2020 में किरण मुजुमदार जो बायोकॉन से रिलेटेड हैं वो जीती थी, और 2024 में विल्लियन सुबैया इनको ये अवार्ड मिलता है जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। Now coming to our next article which is related to leader of opposition in लोक सभा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। ये एक लीडर होता है लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का, हैविंग नॉट लेस देन 110 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बन सकता है? लीडर ऑफ अपोजिशन वो व्यक्ति बन सकता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, नंबर 1। नंबर 2, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का मेंबर हो। लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कौन सी होगी? जिसके मिनिमम 10% मेंबर हाउस में हो, वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी। और थर्ड थिंग कि लीडर ऑफ अपोजिशन ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा स्पीकर के द्वारा ही, तो स्पीकर उसको रिकॉग्नाइज करेगा और वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा में स्ट्रेंथ होनी चाहिए 55 MPs की, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550 और उसका 10% होता है 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन लोकसभा, तो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में बनेगा अगर आपके मिनिमम 55 MP हैं। और राज्यसभा के लिए आपके मिनिमम 25 MPs होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250 और 10% ऑफ 250 इज 25 MPs, तो मिनिमम राज्यसभा में आपके 25 MPs होनी चाहिए ताकि आप अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकें। अब लीडर ऑफ अपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो इट वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। इट वॉज accorded statutory recognition in 1977 और इसको statutory recognition मिली थी through the salary and allowance of leader of opposition in the Parliament Act 1977। 1977 से पहले ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते थे, लेकिन इस एक्ट के थ्रू द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के थ्रू इसको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया गया। एंड लीडर ऑफ अपोजिशन दे आर एंटाइटल्ड टू सैलरी अलाउंस एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। लीडर ऑफ अपोजिशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको कैबिनेट मिनिस्टर जितनी फैसिलिटीज ही मिलती हैं। अगर मैं लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करता हूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको, और ये पार्लियामेंट के स्टैट्यूट द्वारा ये बनाया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ये पार्ट होता है कई सारे वेरियस पैनल्स का, और इसलिए राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है बिकॉज ये कई सारी कमिटीज को हेड करता है, जैसे CBI की नियुक्ति की कमेटी जो होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति, या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, NHRC, या इलेक्शन कमीशन की जो कमिटीज होती है, सिलेक्शन पैनल होता है, उनमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक पार्ट होता है। अब फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन थे राम सुहाग सिंह लोकसभा में, और ये 1969 में लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इन्हीं के बाद ही स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देने जाने लग गया लीडर ऑफ अपोजिशन को। और राज्यसभा में पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। अब एक कॉन्सेप्ट है शैडो कैबिनेट, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये शैडो कैबिनेट वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक मॉडल है। हमारे अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ मॉडल, लेकिन हमारे यहाँ शैडो कैबिनेट नहीं होती। शैडो कैबिनेट ये ब्रिटेन में होती है, न्यूजीलैंड में भी होती है। शैडो कैबिनेट क्या होता है? इसमें जो अपोजिशन होती है वो जो पार्टी पावर में है उसी के अपोजिट अपनी एक शैडो कैबिनेट बनाती है, और हर मिनिस्टर की तरह जैसे पोजीशन में मिनिस्टर्स होते हैं पावर में जो है, वैसे ही अपने मिनिस्टर्स बना देती है जो हर एक मिनिस्टर के वर्क को फॉलो करते हैं और देखते हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेसिकली दे फॉर्म एन ऑल्टरनेटिव कैबिनेट टू दैट ऑफ गवर्नमेंट एंड हुज मेंबर शैडो और मिरर द पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल मेंबर कैबिनेट। और जो शैडो कैबिनेट के मेंबर होते हैं इनके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है, ये खाली काम को असेस कर सकते हैं और उसको पार्लियामेंट में उठा सकते हैं कि इस पर्सन ने सही काम किया, इस MP ने, इस मिनिस्टर ने या नहीं किया है।
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में केवल एक ही वर्ड काम का है, एपिग्राफी, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। एपिग्राफी होती है बेसिकली, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एपिग्राफी। सो इट्स अ शॉर्ट फ्रेज और सेंटेंस ऑन अ बिल्डिंग और स्टैच्यू और एज एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक और अ पार्ट ऑफ इट। सो आपने देखा होगा पर्टिकुलरली कोई बुक है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, सो दिस इज एपिग्राफी, या बिल्डिंग पे या स्टैच्यू पे, दिस इज एपिग्राफी। जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट लेक है वुलर लेक, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है। और ये जो वुलर लेक है ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के। सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वुलर लेक इज झेलम रिवर, और यहीं से इसमें पानी आता है। एक कॉन्सेप्ट है एरोफोबिया, ये भी आजकल बहुत न्यूज़ में, क्योंकि सिंगापुर में कुछ विमान के ऐसे हादसे हुए हैं जिसके बाद वहाँ के लोगों को एरोफोबिया हो गया है। एरोफोबिया इज एन एक्सट्रीम फियर ऑफ फ्लाइंग। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू टेनिस, जिसमें इगा स्वितेक ने हैट्रिक बना ली है रोलैंड गैरोस जीतने की, और शी बिकेम ओनली द थर्ड वुमेन टू विन द टूर्नामेंट 3 years रनिंग। सो ये पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 3 साल इस टूर्नामेंट को जीता है। और अगर मैं इगा स्विटेक की बात करूं, ये वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं विमेन टेनिस में। और अगर मैं रोलैंड गैरोस की बात करूं, रोलैंड गैरोस बेसिकली ये फ्रेंच ओपन है जिसे रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, और it's a major tennis tournament held over 2 weeks at Stade Roland Garros in Paris, France। अब इस टूर्नामेंट की जब हम बात करते हैं, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच एविएटर रोलैंड गैरोस, एंड इगा स्विटेक इज द ओनली पर्सन और सेकेंड वुमेन to win the Madrid Open, Italian Open and Roland Garros in a single calendar year। और ये कारनामा इससे पहले केवल और केवल सेरेना विलियम्स ने किया था, और ये थर्ड वुमेन बनी है इगा स्विटेक जिन्होंने ये जो फ्रेंच ओपन है रोलैंड गैरोस ये जीता है 3 बार। इससे पहले 2 महिलाओं ने जीता था, हेनिन एंड सेलिस ने, और टोटल ग्रैंड स्लैम इगा स्विटेक 5 जीत चुकी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।